कक्षा 7वीं से का विषय विज्ञान सजीवों में पोषण नामक अध्याय का आज लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे समझाने से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा, प्रयास है मेरा। तो कृपया करके आप सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे और हो सकता है वीडियो को भी बंद रखेंगे, जिससे आप तक सभी सामग्री अच्छे से पहुंच जाए। कक्षा 7वीं विषय विज्ञान सजीवों में पोषण। मैं लवकांत द्विवेदी, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमने, संकुल केंद्र बेलपान, विकास खंड तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। इस सत्र में हम समझेंगे पोषक तत्व, सजीवों में पोषण, पौधों में पोषण व पोषण की विधियां, जंतुओं में पोषण व पोषण प्रणाली के चरण, मनुष्य में भोजन का पाचन, अमीबा में एवं अन्य जीवों में पोषण क्रिया, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन एवं पोषण की क्रिया और स्व आकलन। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं और कृषि कार्य से जुड़े भी हैं कि किसान तो सब जानते ही होंगे कि किसान बीज बोने के पहले मिट्टी का परीक्षण क्यों करते हैं और खेतों में जैविक खाद पहले से ही क्यों डालते हैं। खाद से हमें हमारे खेतों को पोषक तत्व मिलते हैं। मिट्टी परीक्षण के द्वारा मिट्टी में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है तथा खाद द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो जीवों में वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह भोजन से प्राप्त होता है और ये सभी सजीवों को, चाहे पौधे हो या जंतु हो, सभी को ये पोषक तत्व आवश्यक है। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को ही पोषण कहते हैं। मेन हम इसी पे जाएंगे, पोषण पे। तो पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण की प्रक्रिया ये 6 प्रकार से बांटा गया है। स्वपोषी पौधे होते हैं, पूर्ण परजीवी या परपोषी, आंशिक परजीवी, कीट भक्षी, मृतोपजीवी और सहजीवी, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। स्वपोषी पौधे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि ये स्वपोषी पौधे क्या है। स्वपोषी पौधे अधिकांश हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ये हम कक्षा 6वीं में का जो लाया था हमारा पर्यावरण, उसमें भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम अध्ययन किए हैं और इसीलिए इसको हरे पौधे को उत्पादक भी कहते हैं। और इसके पत्ते का हरा रंग होना इसमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाए जाने के कारण होता है। तो अधिकांश हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये किसी दूसरे जीव और पौधों पे आधारित नहीं होते, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। आगे देखेंगे पूर्ण परजीवी, परपोषी। पूर्ण परजीवी, कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपने भोजन के लिए दूसरे पोषक पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे को परपोषी कहते हैं। जैसे अमरबेल, चित्र में आप देख रहे होंगे, ये अमरबेल का पेड़ है जो पोषक पौधों पे लिपटा हुआ है। इसमें एक विशेष चूसकांग होती है जिससे ये पोषक पौधों के पोषक तत्वों को चूसते रहता है और जिससे अपना भोजन ग्रहण करता है और पोषक तत्व प्राप्त करता है। आगे देखेंगे आंशिक परजीवी। कई पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किंतु पानी एवं खनिज लवण के लिए पोषक पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधों को आंशिक परजीवी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल तो, इस प्रकार के पौधे में क्लोरोफिल तो पाया जाता है जिसके कारण वे अपना
भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पानी एवं खनिज लवण के लिए कुछ दूसरे पोषक पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधों को आंशिक परजीवी कहते हैं। चित्र में आपका दिख रहा है, ये भांगरा है, मिसल्टो जिसको कहते हैं, और बंडा, ये ऐसे पौधे हैं जो आंशिक परजीवी हैं। आगे बढ़ेंगे, मृतोपजीवी, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। इसको मशरूम या ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पिहरी के नाम से जाना जाता है। मृतोपजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गले या मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता का पौधा चित्र में आप देख रहे होंगे, इसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पिहरी या मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, कीट भक्षी पौधे। कुछ हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किंतु भोजन का कुछ भाग कीटों से प्राप्त करते हैं। कीटों को पकड़ने के लिए इन पौधों की पत्तियां विशेष आकृति की हो जाती है। इन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं, और इस प्रकार के पौधे अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अतः ये पौधे कीट भक्षण द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे हैं कलशपादप, ये भी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए ये कीटों के ऊपर निर्भर रहता है। कीटों से ये कलशपादप नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। सहजीवी पौधे, दलहन वाले पौधे, आप लोग जानते हैं, घर आपके गांव में खेतों में चना मटर का पेड़ उगाए रहते हैं, देखे होंगे चने का पौधा आप लोग, तो उसके जड़ों में गांठ गांठ जैसा रहता है। तो दलहन वाली नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिक पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसीलिए नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन मिश्रित खाद का भी पौधों पे डाला जाता है। तो कीटों द्वारा बनाया गया, जीवाणुओं द्वारा बनाया गया नाइट्रोजन के यौगिक को पौधे अपना उपयोग करते हैं, और पौधों द्वारा बनाया गया भोजन जीवाणु द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार जीवाणु और पौधा एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, अतः इन्हें सहजीवी कहते हैं। आगे देखेंगे, जंतुओं में पोषण। हम जानते हैं कि सभी जंतु परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए पौधों पे या कि अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इनके भोजन ग्रहण करने की प्रकृति को देखते हुए इन जंतुओं को 3 वर्गों में, भोजन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी वाले जंतु, इस श्रेणी के जंतु पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे पौधे से प्राप्त धान, चावल, गेहूं आदि साग सब्जी, इसी के ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। मांसाहारी जंतु, इस श्रेणी के जंतु अपने भोजन के रूप में अन्य दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर, बाघ, ये सब हैं मांसाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु, इस श्रेणी में ऐसे जंतु आते हैं जो मिल जाए, चाहे पौधे से प्राप्त भोजन मिल जाए, चाहे मांस से, ये दोनों को, पौधे और मांस दोनों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु को सर्वाहारी कहते हैं। जैसे हमारे पालतू घरों में कुत्ता, बिल्ली है, ये जंतुओं को भी खा लेते हैं और हमारे द्वारा दिया गया चावल रोटी को भी खा लेते हैं। अब देखेंगे आगे, जंतुओं में पोषण प्रणाली। जंतुओं में पोषण प्रणाली मुख्यतः 5 चरणों में पूरा होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिष्करण। इसका हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। देखेंगे अंतर्ग्रहण। भोजन प्रणाली के हम अंतर्ग्रह क्रिया को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अंतर्ग्रहण, भोजन को शरीर के अंदर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। हम सभी भोजन ग्रहण करते हैं
तो पहले हमारे मुख गुहा में सभी भोज्य पदार्थ पहुंचता है, तो इसी को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण करना। भोजन को शरीर के अंदर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन, भोजन के साथ हम जो पोषक तत्व लेते हैं उनमें से अधिकांश का उपयोग शरीर सीधे नहीं कर सकता, उसे ऐसे पदार्थों में बदला जाता है जिनका उपयोग शरीर कर सके, या कहें जटिल यौगिकों का सरल अणुओं में विघटित करना पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? जटिल यौगिकों का सरल अणुओं में विघटित कर उसके ग्रहण करना पाचन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। अवशोषण, भोजन के सरल अणुओं का छोटी आंत में मिल जाते हैं, यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। तो भोजन के छोटे अणु है उनको हमारे शरीर के पाचन अंग के छोटी आंत जो है अवशोषित करता है, अवशोषण करते हैं, ये कहलाता है अवशोषण। स्वांगीकरण, भोजन जंतुओं में भोजन प्रणाली के अगला चरण है स्वांगीकरण। छोटी आंत द्वारा अवशोषित सरल अणुओं का रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब जो हमारे छोटे आंत जो हमारे भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व को सोखा रहता है, अवशोषित किया रहता है, उसे रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों और कोशिकाओं में पहुंचाने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। अगला चरण है बहिष्करण। स्वांगीकरण प्रक्रिया के अपचयित अपशिष्ट पदार्थ का गुदा या जिसको हम मल द्वार कहते हैं, इस मार्ग से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना बहिष्करण कहलाता है। आगे देखेंगे अन्य जंतुओं में पोषण। विभिन्न जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे अमीबा है, वो कूट पादक नामक संरचना के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। हाइड्रा स्पर्शकों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मेढक और छिपकली देखे होंगे घरों के, ये अपने जीभ से भोजन ग्रहण करता है। तितली और मधुमक्खियां जैसे कीट विशेष नलिका द्वारा चूस कर भोजन ग्रहण करते हैं। तितली और मधुमक्खी में एक विशेष नलिका पाई जाती है जिससे वे चूस कर अपना भोजन ग्रहण करता है। और कशेरुकी बड़े जो जंतु हैं वे उनके विकसित जबड़े तथा दांत होते हैं जिनकी सहायता से यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और पीस करके वे अंतर्ग्रहण करते हैं। आगे चित्र के द्वारा अमीबा के पोषण प्रक्रिया को समझाने की कोशिश किया गया है। अमीबा में पाचन प्रक्रिया के अंदर अंतःकोशी होता है। अमीबा में जो पाचन क्रिया होता है वो कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसको अंतःकोशी पाचन क्रिया कहते हैं। कोशिका, क्योंकि भोजन का कण सीधे कोशिका में प्रवेश करता है जहां पाचक रस द्वारा उनका पाचन किया जाता है। तो अमीबा में पोषण की क्रिया कहाँ होती है? अंतःकोशीय होती है। अमीबा अपने कूटपाद नामक संरचना के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेता है। ये चित्र के द्वारा देखेंगे, केंद्रक है। ये चित्र में खाद्य कण दिखाया गया है, ये अपने पादप कूटपाद द्वारा भोजन के कण को बंद कर लिया गया है जिसके कारण वह सीधा अंदर कोशिका में चला जाता है। मनुष्य में पाचन का देखेंगे, भोजन का पाचन अगला। आगे हम बढ़ेंगे। मनुष्य में भोजन का पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है। वो विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। हम मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद अंतिम छोर में मल द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बहिष्करण कर देते हैं। इन सब क्रियाओं को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख गुहा, ग्रास नली जिसको ग्रेस्का बोलते हैं, आमाशय, छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र कहते हैं, मल द्वार, गुदा, और ये सभी हमारे पाचन अंग है। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, आगे बढ़ेंगे। ये सभी भाग मिल करके आहार नाल बनाते हैं।
ये सभी अंग मिल करके आहार नाल बनाते हैं और जो पाचन नली का निर्माण करते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करते हैं। इस प्रकार हमारे आहार नाल और ग्रंथि मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, उसी प्रकार हमारे पाचन तंत्र जो है आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के द्वारा मिलकर के हमारा पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है। इस पाचन अंग के सभी अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। हमारे जो दांत है 4 प्रकार के होते हैं। ये सारणी में दिखाया गया है, आप लोगों को हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। पहला है कृतन। ये आगे और पीछे, ऊपर नीचे 4 प्रकार के होते हैं। यह कृतंत दांत सबसे आगे होते हैं और आकृति में छेनी के जैसे होते हैं और इसका कार्य है काटना। दूसरा प्रकार का दांत है रत्नक। ये ऊपर नीचे 2-2 होता है संख्या में और ये कृतंक के पीछे होता है। इसका आकार नुकीला होता है और इसका कार्य है चीरना या फाड़ना। अगला दांत है हमारा अग्रचर्वणक। ये भी 4 की संख्या में होता है ऊपर नीचे और ये रत्नक के पीछे पाया जाता है और इसका आकार चक्ति के आकार के समान होता है, चक्की के समान, और इसका कार्य है पीसना। चौथा है चवर्णक। ये ऊपर नीचे 6 की संख्या में होता है और ये सबसे पीछे रहता है। इसका भी आकार चक्की के समान है और इसका भी कार्य पीसना होता है। ये हो गया हमारे दांत। हमारे सभी जानते हैं कि हमारे दांत जो है, जो बचपन में आया रहता है, उस दांत को दूधमुहा कहते हैं, जो पहले निकला रहता है। और यह दांत एक लगभग 8 साल की उम्र तक झड़ जाते हैं। उसके स्थान पे पुनः नया दांत आ जाता है जो प्राय वृद्धावस्था में गिरने लगता है। अब मुख गुहा में हमारा एक और है अंग है जीभ और लार ग्रंथि। हमारे मुख में लार ग्रंथि होता है जो लार रस स्रावित करता है, लार रस निकालता है। लार रस भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। ये जो हमारे लार रस से स्रावित लार जो है, ये भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ भोजन के लार को मिलाने का कार्य करता है तथा निगलने में भी सहायता करते हैं और जीभ द्वारा ही में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिससे हमें विभिन्न स्वाद, कड़वा, खट्टा, मीठा का आभास होता है। भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है और भोजन को नीचे धकेलती रहती है। अगला अंग है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा होता है और इसका आकार जो है अंग्रेजी के यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। तो अमाशय की आकृति है अंग्रेजी के यू आकार की जैसे और यह चपटा होता है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत में फूलता है। अमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो हमारा अमाशय कौन सा अम्ल स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो कभी कभी भोजन के साथ अमाशय तक पहुंच जाते हैं। पाचक रस, जिसे जठर रस कहा जाता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अमाशय द्वारा स्रावित जो पाचक रस है वे प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। छोटी आंत।
जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। यह छोटी आंत जो है लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत में अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। छोटी आंत के भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। जो पित्त रस स्रावित होकर के एक थैली में संग्रहित होता है उसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस का कार्य है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बड़ी आंत। बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। यहाँ जो है पाचन क्रिया समाप्त हो जाता है। पानी इसी आंत में अवशोषित हो जाता है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा होता है और शेष अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप से संग्रहित हो जाते हैं जिसे मल द्वार से बाहर किया जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत से शुरू होता है और गुदा के साथ समाप्त होता है। बड़ी आंत का नाम मात्र बड़ी है लेकिन यह आकार में छोटी आंत से छोटा होता है। आगे गुदा मल द्वार। बड़ी आंत के बाद आ जाता है हमारा गुदा मल द्वार। आगे बढ़ेंगे। जीवों के पाचन तंत्र के अंतिम छोर को गुदा कहते हैं। तो जीवों के पाचन तंत्र के अंतिम छोर के द्वार को गुदा मल द्वार कहते हैं। इसका कार्य है मल का निष्कासन का नियंत्रण करना और मल को बाहर करना, अपशिष्ट पदार्थ को। साथ साथ ये छोटा छोटा हमारे पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है, इसको भी अवलोकन करते जाएंगे। लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रास नली, यकृत और ये देखिए अंतिम में हमारा मल द्वार है। अब मनुष्य की ये हम सब पाचन अंगों के बारे में जान गए। अब हम इसके संपूर्ण पाचन क्रिया को समझेंगे आगे कि मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होता है। तो सभी अंगों के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया संक्षिप्त। इस आधार पे हम पाचन क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। भोजन जो है मुख गुहा से ग्रसनी द्वारा ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। अमाशय और आंत तथा पाचक ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं और ब्रह्मांड के शेष भाग तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भोजन के जटिल यौगिकों को अणुओं में बदल दिया जाता है। इन सरल अणुओं का छोटी आंत द्वारा अवशोषण हो जाता है। इन सरल अणुओं का अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है और रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसे स्वांगीकरण कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं भोजन प्रणाली के चरण में स्वांगीकरण क्या है। तो रक्त के द्वारा पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं में पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाते हैं। इस क्रिया में अपचयित पदार्थ शरीर से बाहर मल द्वार से निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। चित्र का ये अवलोकन करें और शरीर के में भोजन लेने, उसके पाचन और शरीर द्वारा पचे भोजन का उपयोग तथा अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की क्रिया पोषण कहलाती है। तो पोषण क्या है? शरीर में भोजन लेने, उसके पाचन और शरीर द्वारा पचे भोजन का उपयोग तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया पोषण कहलाती है। ये हमारे जंतुओं लौकांत आवाज नहीं आ रही आपकी। आगे बढ़ेंगे। हेलो, हाँ आगे बढ़ेंगे। सिंगल भैया आगे बढ़ाएंगे घास खाने वाले जंतु पे। हाँ आया ना। जी ठीक है, हाँ आ गया।
हाँ, फिर चला गया भैया। हाँ, थोड़ा देख रहे हैं। हाँ। अभी हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में देखे हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, हाँ ठीक हो गया। आगे देख रहे हैं हम घास खाने वाले जंतु के पाचन के बारे में देखेंगे। आप सभी गाय भैंसे को देखे होंगे कि घास खाने वाले जंतु भैंस जुगाली क्यों करते हैं, जुगाली सॉरी, ये जुगाली क्यों करते हैं? तो वास्तव में वे घास चरते समय घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। जो ये घास खाने वाले जंतु हैं, ये जल्दी जल्दी चारा चरते हैं और इसको एक थैली में जमा कर लेते हैं, निकल करके अमाशय के एक भाग में जमा कर लेते हैं। इसको, इस भाग को रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमेन। तो वास्तव में वे घास चरते समय घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इस रुमेन में जो है ये घास का थोड़ा बहुत पाचन क्रिया होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। और इसी जुगाल को घास खाने वाले जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं तथा इसे चबाते रहते हैं, जिसे हम जुगाल क्रिया कहते हैं। सर, और इस जुगाल क्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे। सर, हेलो। हाँ, नहीं आ रहे क्या? सर, आगे नहीं बढ़े भैया, आगे बढ़ाएंगे। देखें, आया? नहीं आया है। हाँ, 2 मिनट। सर, हाँ, बोलिए। जुगाली मतलब क्या होता है? हाँ, जुगाली इसी को बोला हूं, जो जल्दी जल्दी ये गाय और भैंस जो है घास खाने वाले जानवर चारा को चर करके एक अमाशय में जमा कर लेते हैं। और यह अमाशय का भाग जहां भंडारित करता है उसे रुमेन कहते हैं। जहां इस घास का हल्का फुल्का पाचन होता है, आंशिक माने थोड़ा सा पाचन क्रिया हो जाता है, इसी को जुगाल या कट कहते हैं। और इसी जुगाल को पुनः छोटे छोटे टुकड़ा में अपने मुख में ले आते हैं ये जानवर, ये जीव, जिसे चबाते रहते हैं, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं। और इसी जुगाली प्रक्रिया को रोमंथन कहते हैं। आगे बढ़ाएंगे सिंगरौल सर। आगे बढ़ा ना, नहीं आ रहे क्या फिर से? हाँ आया लोग? हाँ, आ गया है। हाँ, हाँ हाँ, आ गए हैं। और इसी जुगाली करने की प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेट या रोमांथी कहलाते हैं। जो ये जुगाल करते हैं गाय भैंस, ऐसे जंतु को रूमिनेंट या रोमांथी भी कहते हैं। घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे सेलुलोज कहते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इस सेलुलोज का पाचन रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो घास में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। और इस कहाँ होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। ये हमने लगभग ये पूरा पौधे पे का पोषण, मनुष्य के पाचन क्रिया और ये घास खाने वाले जंतुओं के पोषण के बारे में देख लिए। अब हम इसके सारांश देखेंगे कि हमने अभी तक क्या इस सत्र में क्या सीखा। हमने क्या सीखा? तो हमने इस सत्र में सीखे कि जीवित रहने के लिए पोषण आवश्यक है। हमें पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से अपना भोजन बनाते हैं। अधिकांश पौधे स्वपोषी, जबकि जंतु परपोषी होते हैं।
कुछ पौधे पूर्ण परजीवी जैसे अमरबेल, आंशिक परजीवी जैसे भांगरा, मृतोपजीवी कुकुरमुता, सहजीवी जैसे सहजीवी बैक्टीरिया या कीटभक्षी जैसे कलक पादप हो सकते हैं। मनुष्य में पाचन पाचक अंगों तथा पाचक ग्रंथियों के मिलजुल कर कार्य करने से होता है। अमीबा में अंतःकोशी पाचन होता है और मनुष्य में पाचन बाह्य कोशिकी होती है। ये मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होता है वो कोशिका के बाहर होता है। जुगाली करने वाले जंतुओं में रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। ये इस सत्र में हम यही सब सीखे हैं। आगे हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा, उसका स्व आकलन करेंगे बच्चों द्वारा। तो जो जवाब दोगे वे अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और जवाब देंगे। स्व आकलन का प्रश्न पहला है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। पोषण वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पाचक ग्रंथियों में बने खाली स्थान द्वारा भोजन का पाचन होता है। जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अमीबा में पाचन खाली स्थान होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुने हो, इससे पता है। मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण खाली स्थान द्वारा होता है। नहीं, अवशोषण कहाँ होता है? जो मनुष्य द्वारा पचा हुआ जो भोजन है, जो अणु है, वो अवशोषण कहाँ होता है? कौन से अंग में? छोटी आंख। वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? रोशनी यादव, मिडिल स्कूलिंग। हाँ, क्या बात बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा, गाय के शरीर में सेलुलोज का पाचन किसमें कौन करता है? रुमेन में उपस्थित जीवाणु। बहुत अच्छा। तो गाय के शरीर में सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं से होता है। छोटा छोटा जवाब देंगे। स्वपोषी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। एक कीटभक्षी पौधे का नाम बताओ। कलश पादप, बहुत बढ़िया। कीट से ये क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। अमाशय का आकार कैसा होता है? आकृति? यू आकार का। वेरी गुड। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, वेरी गुड। मनुष्य के पाचन अंगों का नाम बताओगे बेटा कोई? यस सर। बताइए। ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंख, बड़ी आंख, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मनुष्य में पाचन क्या होता है? अंतःकोशी होता है कि बाह्य कोशिकी होता है? बाह्य कोशिकी। हाँ, बहुत अच्छा। हमारा सत्र आज यहीं समाप्त हो गया। सिंगल सर, आप कुछ? धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी को। सिंगल सर। हाँ जरूर। आज भी सत्र आज मेरा यहीं समाप्त हो जा रहा है। और आपके द्वारा कुछ बच्चों को? नहीं, बच्चे लोग काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने आज जवाब दिया है। और आज जो जवाब देने में सबसे आगे इस क्लास में जो रहे उनका नाम मैं लिखना चाहता हूँ कि लक्की रजक, रोशनी यादव, हिमेश कौशिक,
संजय कौशिक जी के नाम से एक फोन आ रहा था बार बार, उनका संजय कौशिक, वहां से कौन बोल रहा है? नहीं, मतलब बच्चे का क्या नाम है, यदि वो बता दें तो अच्छा होगा। दूसरा, एक बच्ची भी लगातार जवाब दे रही थी, मैं आपको उनका नाम बताना चाहता हूँ यहाँ, भूमिका साहू। भूमिका है क्या? भूमिका है, भूमिका साहू है? यस सर। हाँ बेटा, एक के में नंबर आ रहा है और वीडियो भी आ रहा है। वेरी गुड बेटा भूमिका, आपका भी आ रहा है और नंबर भी और वीडियो भी आ रहा है। बहुत अच्छा बेटे, है ना? और आज हाँ भी तो हेमंत जी के यहाँ से कोई है क्या? मैं 2-3 लोगों का और नाम लेना चाहता हूँ। आगे अब जितनी भी क्लास होगी उस क्लास में सबसे पहले जो नाम और जवाब दे रहे हैं उनका यहाँ हम लोग नाम नोट कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनको स्पेशल सर्टिफिकेट हम दे सकें। बहुत अच्छा बेटा, आज भी काफी। और किसी का नाम यदि मैं भूल रहा हूँ तो बच्चा अपना नाम बता सकता है, बोलिए। हाँ बेटा, नाम बताइए। और किसी का नाम यदि मैं भूल रहा हूं तो जवाब देने में जो आगे रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड बेटा, बोलिए। कविता कश्यप मैडम है कि बच्ची हैं? आज काफी हाँ बेटा, आज काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है। लगभग आज 45 बच्चों ने पूरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, समझा है और प्रयास किया है। कल और परसों से आपके लिए ऑनलाइन पेपर भी होगा। ऑनलाइन, जैसा आज सुबह एक बार ऑनलाइन हम लोगों ने पेपर लिया, ऑनलाइन आप लोगों ने मोबाइल में, उस हरदी से है, हरदी से रमा साहू है क्या? हरदी से रमा साहू है क्या? आवाज जा रही है? हाँ बेटा। नहीं। नहीं, यहाँ पास उनका नाम भी दिख रहा है, लक्की। ओके बेटा, तो कल सभी तैयार रहेंगे। हमारे नए जैसा आज सुबह हम एक क्विज लिए थे, उस क्विज के लिए सभी तैयार हैं कल सुबह के लिए? हाँ सर। वेरी गुड। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे अपने मोबाइल में ही, है ना? और सीता श्रीमाली कौन है बेटा? सीता श्रीमाली। और तो बेटा कल हम लोग फिर अच्छे तरीके से सुबह मैं आपको लिंक भेजूंगा और आपको किसी उस पाठ का तैयारी करने के लिए भी बोला जाएगा। तो आप में से जो लोग जितनी जल्दी जवाब देंगे उस तरीके के जवाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, है ना? जय हिंद बेटे। और लौकान जी का धन्यवाद। लौकान जी धन्यवाद कह दें एक बार जरूर से। जी सभी सिंगरौल बच्चों सर, को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छा लगा सर। आया समझ में आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है। बिल्कुल, और इंग्लिश पढ़ने के लिए बेटा तैयार इसी रहिए। प्रकार से सभी, हाँ, यस सर। बिल्कुल, इंग्लिश बजे पढ़ने। अग्रवाल मैडम आएंगी, करें बिल्कुल, उनकी क्लास में कर और सभी मजा आता। और अपना पार्टिसिपेंट कर दिए बेटा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी को पार्टिसिपेट जो किए हैं, तो बच्चों और गुरुजनों सभी को और सिंगरौल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद जय हिंद बेटा। बेटा, जय हिंद, जय हिंद। हेलो सिंगरौल सर। हेलो। हाँ बेटा, हाँ सिंगरौल बोलिए बेटा।